हे मैं बच्चा पार्टी, आई होप आप सब अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। पिछला वीडियो आपने देखा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन दिया, सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया और एक्सरसाइज 1.1 के लिए जितना आपके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी था उतना दिया। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो बना करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं। तो मैं ऐसे कोई खिचड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको हर एक्सरसाइज लगाने में आसानी हो। एक बार आप एक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में कोई मेहनत आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि भले वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए लेकिन मेरे बच्चे को जो पढ़ाई कर रहा है उसको कोई कन्फ्यूज़न माइंड में ना रहे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। ये मेरा जो एक नया स्टफ है आप पसंद करते होंगे। लाइक अगर करते हैं आप तो इसका मतलब कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि आप लाइक ही करो। आप अपने कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आपके मन में है आप ज़रूर करिए। मैंने कमेंट बॉक्स को ओपन रखा है आपके लिए। वाट एवर यू फील यू कैन राइट। तो अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट में। और देखिए, एक जो अच्छा टीचर होगा उसके आपको कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन अच्छा होगा ना तो आप आसानी से चीज़ों को मगअप कर लोगे और समअप करके आप आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आज हमको देखना है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले की बात करने वाले हैं, यानी कि हम बात करेंगे टाइप्स की। ठीक है, टाइप ऑफ सेट्स की। तो टाइप ऑफ सेट्स में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली हमको सेट के दो टाइप, मतलब दो क्या कई सारे पढ़ने हैं। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में जो जो डेफिनेशंस आपको दी गई हैं वो मैं दूंगा ही। उसके अलावा भी कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी या जिनको जानना आपको ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैं आपको वो डेफिनेशंस भी दूंगा। तो आई होप कि आप मेरा साथ देंगे और इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। और जो भी आपके मन में आता है, जो बातें हैं, आप ज़रूर कहिए। मुझे सुनने में कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव ओपन ईयर्स फॉर यू। ठीक है, चलिए। तो टाइप ऑफ सेट्स की बात करेंगे आज हम। आज हमारे पास पढ़ना है टाइप ऑफ सेट्स। अब इसमें सबसे पहला जो हमको पढ़ना होगा वो आपका होगा इक्वल सेट्स। ठीक है, हमारे पास है इक्वल सेट्स। आइए देख लेते हैं कि हमारी हेडिंग क्या है। मैंने हेडिंग डाल रखी है। आइए हम हेडिंग देख लेते हैं सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास एम्प्टी सेट्स। अब एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं? तो कल आपने पढ़ा कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन एम्प्टी कैसे हो सकता है ना? ये भी तो बात है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो एम्प्टी कैसे हुआ भाई, वो वाइड कैसे हुआ? तो चलिए देख लीजिए। पहले तो इसके हम और नाम जान लेते हैं। तो इसके जो और नाम है एम्प्टी सेट के वो जान लीजिए आप कि एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। इसको हम नल सेट या हम इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब ये नल सेट या वॉइड सेट है क्या? आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। आइए, अब हम एक सेट को नल कैसे कह सकते हैं, वॉइड कैसे कह सकते हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए, आपने कोई कलेक्शन किया, आपने कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन लिया और उसको नाम दिया आपने ए। लेकिन आप जब उसका कलेक्शन कर रहे थे तो आपने ध्यान दिया कि उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं रहा। मान लीजिए आपने एक डिब्बे में मेढकों को भरना शुरू कर दिया, फ्रॉक्स को कलेक्ट किया। अब उन मेढकों को आप जब भर रहे थे तो आपको लगा कि सब इसी में बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप हटे वहाँ से तो सारे कूद गए। तो बर्तन तो आपके पास है, वो पॉट तो आपके पास है, जो कंटेनर है वो तो है ना आपके पास, भले मेढक चले गए। तो वो जो कंटेनर है वो भी तो आपका एक तरीके से कलेक्शन ही है, भले उसमें एलिमेंट नहीं है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो कहलाता है हमारा वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट। हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय। आई थिंक इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त माने होता है खाली। ठीक है, रिक्त समुच्चय।
तो रिक्त समुच्चय या वॉइड सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? वॉइड सेट। इसको जनरली हम A इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट दिखाते हैं या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको या तो हम एम्प्टी ब्रैकेट से दिखाएंगे या फिर हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपने कहीं पर A इज इक्वल टू फाई लिख लिया ऐसे, तो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट। अब आप कहेंगे सर लेकिन तो फाई कोई एलिमेंट नहीं होता। लेकिन बेटा ए एक ऐसा सेट है जिसमें फाई उसका एक एलिमेंट है, एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट फाई है। यहाँ पर फाई बिलोंग्स टू ए है, फाई इज द एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं या आप लिख दें m इज इक्वल टू फाई, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट m में या a में है ही नहीं। ठीक है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इसके लिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा p इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, p इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। बताइए 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं? तो आप कहेंगे सर कोई नहीं आता, तो 2 के बाद सीधे 3 आता है। जब 2 के बाद सीधे 3 आता है तो देयर इज नो नंबर, नो नेचुरल नंबर एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 and 3। सो दिस P विल बी ए वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट। और देख लेते हैं, हमने लिखा R इज इक्वल टू x such that x square minus 4 equals 0 and x is an odd number। चलो अब बताओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 आपका 0 होना चाहिए। क्या कभी ये पॉसिबल है? देखिए अगर आप x इक्वल टू 1 लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 क्या आएगा? 1 स्क्वेयर माइनस 4, जो कि आपको मिलेगा माइनस का 3, जो कि 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर आप x को 3 लेते हैं, अगर आप x को 3 लेते हैं तो 3 स्क्वेयर माइनस 4 यानी कि 9 माइनस 4, जो कि कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि P R ये सब क्या है? वॉइड सेट्स हैं, एम्प्टी सेट्स हैं, यानी ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, नो एलिमेंट। तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप ये बताइए कि क्या ये वॉइड सेट होगा। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आप इसको रब करूंगा थोड़ा सा, देखिए। आइए मैं इसको करूंगा थोड़ा सा आगे। देखिए मेरे बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक की साउंड आपको सुनाई दे सकती है, क्योंकि अब सीज़न शुरू हो चुका है शादियों का, लोग नए नए रिश्तों में बंध रहे हैं, तो मैं उसका विरोध क्यों करूं भाई? हर किसी को अच्छा जीवन जीने का हक है। आइए मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, तीसरा मैंने कहा कि R इक्वल टू एक्स सच दैट x square plus 1 is equal to 0 and x belongs to real number set। क्या पॉसिबल है? x रियल नंबर सेट में बिलोंग करे और x स्क्वायर प्लस 1 0 रहे। x स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 रहेगा तो कभी भी आपको x रियल नंबर नहीं मिलने वाला, वो आपको हमेशा इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो इसलिए ये भी कभी कोई एलिमेंट देगा ही नहीं। तो ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो वो क्या कहलाते हैं? वो हमेशा कहलाएंगे आपके वॉइड सेट। वो क्या कहलाएंगे? आपके वॉइड सेट। ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे की बात करते हैं। अगली स्लाइड पे है हमारा फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। फाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से। फाइनाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? फाइनाइट को बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित
और सेट को बोलते हैं समुच्चय। शायद मैंने पहले वीडियो में आपको नहीं बताया। तो सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, परिमित समुच्चय। अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास एक ऐसा सेट है, मान लीजिए मेरे पास M एक ऐसा सेट है, इसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 से लेकर के 100 तक। तो ये 1 to n के जो नेचुरल 1 to 100 के जो नेचुरल नंबर हैं फाइनाइट हैं, फिक्स हैं। यानी यहाँ पर कुल कितने नंबर होंगे? यहाँ पर हमारे पास टोटल 100 एलिमेंट्स होंगे। 100 एलिमेंट्स होंगे किसमें? हमारे सेट M में 100 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो यानी कि ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर मैं यही लिखूं कि R, अब R आपको पता है कि ये रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर सेट है। अब रियल नंबर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, क्या आप कह सकते हो? कभी नहीं कह पाओगे आप। तो ये नॉन फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट है Q। Q तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q ना लें, कुछ और ले लें। देखिए हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया देखिए हमने ले लिया है S, और S इज इक्वल टू हमने लिखा X सच दैट X इज इक्वल टू 2 to the power n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और यही मैं एक रिस्ट्रिक्शन और लगा देता हूँ, n इज लेस देन और इक्वल टू 10 बट ग्रेटर देन 1। अब बताइए आपके पास क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं? यस, हमारे पास कुल फिक्स्ड एलिमेंट होंगे। तो जब भी हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या फिक्स रहेगी तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे फाइनाइट सेट। कुछ और एग्जांपल देख लें। मान लीजिए हमने लिखा A इज इक्वल टू X सच दैट X is equal, X is a factor of, X is a factor of 20। अब आप कहेंगे सर 20 के तो फिक्स फैक्टर होते हैं, हर नंबर के लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो वो हो जाएगा फिक्स नंबर ऑफ सेट एंड फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमारा ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या बनता है वो आप देख लें कि डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट क्या बनती है। डेफिनेशन बनती है अ सेट क्या एक कलर विजिबल है? नहीं, ये तो नहीं विजिबल है। आइए मैं यही वाइट ले लेता हूँ। A set having definite number of elements is known as finite set। अब अगर आप यही कहीं और पढ़ रहे होते तो अब तक तो आपको एक कॉन्सेप्ट खत्म करके एक्सरसाइज भी लगवा दिए होते, लेकिन बेटा आपके मन के जो सवाल हैं वो कौन बताएगा? मैं हूँ उसके लिए। तो ये हो गया सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। ये इसकी आपकी डेफिनेशन बन जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन क्या है फाइनाइट सेट की। चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। आ जाइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, और अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है आइए देख लेते हैं। हाँ, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको क्लियर हो गया। आइए अब देख लेते हैं हम इक्वल सेट्स। आइए देखते हैं इक्वल सेट्स किन्हें कहेंगे। देखिए मान लीजिए लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 4 1 2 3। आप देख रहे हैं कि A और B के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं,
भले उनकी पोजीशन आगे पीछे है, दैट डजंट मैटर। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इन राइटिंग अ सेट ऑर्डर हैज़ नो सिग्निफिकेंस, वी कैन राइट द एलिमेंट्स इन ईदर एनी ऑर्डर, इट शैल हैव नो इफेक्ट इन द सेट, इट विल बी फिक्स। आइए अब ए और बी को हम कहेंगे इक्वल सेट्स कब? देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए, आप देख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी कि द टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। डेफिनेशन बनती है द टू सेट्स आर said to be equal कब? if every x belonging in A must belong to B। क्या मतलब? अगर x कोई एलिमेंट है a का और x ही कोई एलिमेंट है b का और x ही एक एलिमेंट है दोनों में, तो हम यहाँ कहेंगे कि a बराबर b। सेट a और b आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, आइए देख लेते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जाम्पल वाला ले लेता हूँ। देखिए मैंने लिखा a बराबर 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये लिख लिया। और मैंने लिखा b इज इक्वल टू 64, 8, 16, 8, 32 और 4, 2। देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 3 6, 3 और 3 6। नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर होंगे तो उसका हम दूसरा डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये जानेंगे कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको बोलते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग इन ए दैट एक्स मस्ट बिलोंग टू बी। दिस इम्प्लाइज क्या? a इज इक्वल टू बी। ए हमेशा b के बराबर रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी स्लाइड पर करेंगे, क्योंकि आगे की स्लाइड्स पर हमें लगता है कि क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं। फिर होते हैं बेटा, एक होता है सिंगलटन सेट। ये आपकी उसमें बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए। एक होता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। देखिए अभी मैंने शुरुआत की थी वॉइड सेट से। वॉइड सेट में कोई एलिमेंट नहीं था। इसी तरीके से सिंगलटन सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट होगा। सो देयर विल बी वन एंड ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट in singleton set। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास a हो और a इज इक्वल टू a हो तो ये सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने लिखा m इज इक्वल टू x सच दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल टू 10, 2 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा।
अब क्या 10 के अलावा कोई और वैल्यू आपको मिल सकती है? कभी नहीं मिलने वाली। तो ये m क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। ऐसे ही और देख लीजिए, मैंने लिखा b इज इक्वल टू x सच दैट x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप बताइए x इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा केवल और केवल 5/5 लिखोगे तो 1 मिलेगा, वरना तो आपको -1 या कोई और भी रेशियो नंबर मिलने वाला है। तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है, केवल एक एलिमेंट देते हैं। ठीक है, आइए मैं और लिख देता हूँ एक, मान लीजिए सी मैंने लिखा x सच दैट x इज द फर्स्ट and only vowel from letter, या between the letter लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे इसको लिख लो, vowel between letters A and D। अब आप बताइए A और D के बीच में कितने वॉवेल हैं? केवल और केवल एक है। तो ये आपका सिंगलटन सेट हो गया। तो ये एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे इसका, या तो लिख लें। मैं तो कहूँगा कि एक गुड स्टूडेंट के पास हमेशा पेन पेपर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना अच्छी आदत है, लेकिन हमेशा पेन पेपर अपने साथ रखिए और उनको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद कुछ और भी डेफिनेशन है। अगली जो डेफिनेशन आपको ज़रूरी है जानना वो है क्या? वो है आपके लिए इक्वल सेट्स में हटा दूँ ना, आपको बार बार लग रहा होगा कि मैं इक्वल सेट्स ही पढ़ाया जा रहा हूँ। नहीं, इक्वल सेट्स नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, आइए देख लेते हैं क्या दूसरा हमें जो पढ़ना है वो है डिसजॉइंट सेट्स। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट का नाम ही आप समझ रहे हो, जो ज्वाइंट ना हो वो डिसजॉइंट होंगे। तो दो ऐसे सेट ले लिए जाएं, मान लिया x मैंने ले लिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू z प्लस समझते हैं आप, द पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड b मैंने ले लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू z माइनस। क्या दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो दो ऐसे सेट या दो से ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं जिनके एलिमेंट्स आपस में बराबर न हो, यानी कि अगर कोई x a में बिलोंग करता है तो वो x b में बिलोंग न करता हो। ऐसी कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई होगी वहाँ पर a और b को डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। तो हम लिखेंगे द टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट, द टू sets are said to be disjoint if they have no common element or their elements are not common। मतलब कि अगर हम A और मान लीजिए A है सेट और ये है B, इन दोनों को अलग अलग देखें तो कुछ भी कॉमन ना मिले, हमको कुछ भी कॉमन ना मिले, तो ये कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। एक और होता है, वो भी आप जान लीजिए, एक होता है बेटा इक्विवेलेंट सेट। देखिए अगर आपका छूट जाए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक और है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या? हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। तो आइए देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स हम किन्हें कहते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। आइए
अभी जब ये आपका फिनिश हो जाएगा तब फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप बता दूंगा तो फिर आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं। आइए देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स किन्हें कहते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स को जानने से पहले आपको कार्डिनलिटी जाननी होगी। तो आइए मैं पहले आपको कार्डिनलिटी बता देता हूँ। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है, आइए जान लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है। देखिए किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in a set, number of elements present in a set is known as cardinality of the set, cardinality of that set। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको n ऑफ a से दिखाते हैं, यानी अगर सेट a है हमारा तो n ऑफ a से दिखाते हैं। मैं बताता हूँ, n इज इक्वल टू लिखा है मैंने 1 2 3 4 5। अब मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 5, तो मैं क्या लिखूँगा n ऑफ a बराबर 5। तो ये हमारी कार्डिनैलिटी कहलाती है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट का मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट इज नोन एज कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। आइए अब देख लेते हैं। अच्छा, कोई मुझको बताएगा कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा। कोई सेट है मेरे पास एम्प्टी सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगी। कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगी। इफ ए मान लीजिए बी इज इक्वल टू है 5, यानी नल सेट है, तो n ऑफ b क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं इनको जान लीजिए। तो टू सेट्स, टू और मोर, मैं टू की बात करूँगा। द टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, आर सेट टू बी equivalent sets if their cardinality is same। यानी कि दो सेट हैं हमारे पास n ऑफ a और n ऑफ b, अगर उनका बराबर है तो हम कहेंगे कि a और b क्या हैं, a एंड b आर इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे, a और b आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। ये ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो दो सेट्स कहलाएंगे इक्विवेलेंट अगर उनकी कार्डिनैलिटी सेम है। और कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कितने नंबर प्रेजेंट हैं, वही उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारे पास इतनी चीज़ें जानने के लिए थी जो कि आपकी बुक में नहीं थी, तो मैंने इसलिए आपको बताना उचित समझा। आई होप कि आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे की थोड़ी सी। तो एक्सरसाइज पर चलें, इससे पहले हम देखते हैं कुछ और तो डेफिनेशन नहीं रहेगी, नहीं अब और डेफिनेशन नहीं रह गई। तो आइए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 10.2 में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का पहला। Which of the following are examples of, पहला नल सेट, यानी नल सेट का आपको एग्जाम्पल ढूंढना है कि इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। आइए देखें, इसमें कोई और कलर चलेगा, ब्लैक ग्रीन पर, आई थिंक वाइट ही चलेगा, चलो कोई बात नहीं। कह रहे हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। बताइए आपके पास एक ऐसा सेट है ए जिसमें ऑड नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और वो 2 से डिविजिबल हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? एन ऑड नंबर, क्या हमारे पास एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर हो सकता है जो 2 से डिविजिबल हो, जो कि 2 से डिविजिबल हो? क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5, तो पहला क्या हो जाएगा नल सेट, पहला नल सेट
होगा। ठीक है, आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, आइए दूसरा देख लें। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं जरा बताइएगा पढ़ करके मुझको। दूसरा कह रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या ये एम्प्टी सेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक इवन प्राइम नंबर होता है। तो हम जानते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो दूसरा वाला इट इज सो सेकेंड इज नॉट ए नल सेट। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई आपको कि नल सेट तो नहीं होगा, क्योंकि 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस सेट का नाम क्या दोगे आप? नल सेट तो नहीं है, ये तो सेट है, ये तो मतलब प्रूव्ड है कि ये नल सेट नहीं है। लेकिन आपको एक नाम मिलेगा इस सेट का, क्या बता सकते हैं? क्या मैंने इस वीडियो में पढ़ाया? यस, दैट इज सिंगलटन सेट। इट विल बी ए सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। इट विल बी ए सिंगलटन सेट। इट विल बी ए सिंगलटन सेट, ये ध्यान रखिएगा, ये एक सिंगलटन सेट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि x, आ जाने दीजिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो क्या 5 और 7 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? तो आप कहेंगे सर x करता है, सॉरी 6 करता है। तो अगर 6 करता है तो आप लिख देंगे कि येस इट इज नॉट ए नल सेट। तो लिखेंगे आप सिंस 6 is less than 7 but greater than 5, therefore 6 belongs to, or 6 will be the member of the given set. 6 belongs to set, therefore the given set is not a null set. Given set is not a null set. Correct? क्या होगा ये? अगर ये नल सेट नहीं है तो ये कौन सा सेट होगा? आप बता देंगे। पिछला वाला हमने अभी देखा क्या? इट विल बी ए सिंगलेटन सेट। इट विल बी ए सिंगलटन सेट। ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप। चलिए आगे की बात करते हैं, और आगे की बात में हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन देगा वही तो करेंगे। कह रहे हैं वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू, किसके? कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। ओ माय गॉड, आइए हम जरा 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, आइए हम 2 पैरेलल लाइन खींच ही लेते हैं। क्या जा रहा है भाई? ये हो गई, और एक पैरेलल लाइन और खींच लेते हैं। हमने एक पैरेलल लाइन इसी के पैरेलल में और खींच ली। पैरेलल लाइन लंबी भी होती है, छोटी भी होती है, कैसे भी हो सकती है। अब आपके पास 2 पैरेलल लाइन आ गई। मान लीजिए इसका नाम है L और इसका नाम है M। क्या L और M के बीच में कोई ऐसा लाइन हो कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो दोनों में कॉमन हो? तो क्या आपको मिलेगा? अगर आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं तो ना तो ये L में जा रहा है ना तो M में जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? एक वाइड सेट होगा। तो आप लिखोगे सिंस नो सच पॉइंट exists which is common to both parallel lines। हाँ, एक चीज है, अगर ये लाइन L या M कोई एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए या उसी के ऊपर लाई करने लगे तो ये पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन तब वो पैरेलल नहीं कहे जाएंगे, तब वो एक दूसरे के ऊपर होंगे तो कोइंसिडेंट कहे जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि आपको पता है कि लाइन जो बनती है वो कई सारे पॉइंट से होकर जाती है। तो जिन पॉइंट से वो होकर जा चुकी है उनसे दूसरी लाइन नहीं गुजर सकती।
ये आपने पढ़ा हुआ कि बिटवीन 2 पॉइंट देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन लाइन। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन सेट इज ए वाइड सेट। गिवन सेट इज ए वॉइड सेट। करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया चौथे का। आइए अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। आइए चलें जोर आजमाइश किया जाए। आइए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा क्या कि किसी भी महीने के, किसी भी साल के जो महीने होते हैं 12 ही होते हैं, चाहे हिंदी में लो चाहे इंग्लिश में लो। अच्छा, क्या आपको हिंदी के महीने आते हैं? चैत्र वैशाख मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको जानना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए। हिंदी के महीने में यहाँ ना लिखूँ वरना आप कहेंगे सर ये हमारा आंसर तो था नहीं, आपने गड़बड़ा दिया इसको। तो मैं गड़बड़ाऊँगा नहीं। देखिए, हिंदी के महीने भी आप जानिए क्या होते हैं। चैत्र, वैशाख। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, गधे का एक नाम होता है वैशाख नंदन। सोचिए कितना खूबसूरत नाम, वैशाख नंदन। ठीक है, तो अब से किसी को कहिएगा, चढ़ाइएगा तो वैशाख नंदन कहिएगा, नहीं मत कहिएगा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण, फिर बोलते हैं भाद्रपद, फिर बोलते हैं आश्विन, फिर बोलते हैं आप कार्तिक। अभी कार्तिक चल रहा है। कार्तिक के बाद श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, फिर उसके बाद आता है अग्रहायण, फिर पूस, फिर माघ और लास्ट में फाल्गुन, जिसको आप होली मनाते हो ना, फाल्गुन। फगुआ गाते हैं, देखा होगा अपने गांव में, हम लोग यूपी वाले हैं तो हम लोग फगुआ गाते हैं, फाग गाते हैं और जो है एक दूसरे के ऊपर रंग उड़ाते हैं। तो वो जो है फाल्गुन में होली मनाई जाती है। तो ये हमारे 12 महीने हैं। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। फिलहाल आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ कंसंट्रेट करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये 12 महीने से, ये भी तो आपका आंसर हो सकता है। तो मेरे पास 12 ही महीने थे तो मैंने 12 लिखे। ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप 12 ही महीने पाते हैं। तो आप लिखेंगे कि येस इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट एज द नंबर ऑफ। अच्छा, मान लीजिए किसी और कैलेंडर की बात की जाए, उसमें मान लीजिए 14 महीने हैं तो 14 ही रहने वाले हैं, या 7 महीने हैं तो 7 ही रहने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इट इज ए फाइनाइट सेट एज द नंबर ऑफ मंथ्स in a year remain same, remain fixed। सेम नहीं लिखेंगे, फिक्स लिखेंगे, फिक्स नंबर होते हैं ना, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1 2 3 एंड डॉट डॉट। अभी कहाँ तक गया हम नहीं जानते। ठीक है, या तो लास्ट में यहाँ कुछ लिखा होता है, यहाँ कुछ लिखा है नहीं, तो इसका मतलब डॉट डॉट है, इसको बोलते हैं सो ऑन। तो जो डॉट डॉट दिखा रहा है, सो ऑन दिखा रहा है, हमें नहीं पता, ये कॉन्टिन्यूड है सीरीज, तो ये कहाँ रुकेगी वी डू नॉट नो, इट विल टर्मिनेट और नॉट वी डू नॉट नो। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज इनफाइनाइट सेट। और क्यों कहेंगे इसको इनफाइनाइट सेट? इट इज इनफाइनाइट
set as the set has infinite number of terms, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगी। सारा का सारा खेल हमारे नंबर ऑफ टर्म्स का है, ये ध्यान रखिएगा। आइए, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बताइए आपका सिक्स्थ सेंस क्या कहता है, क्या ये फाइनाइट होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। मैं कहूँगा कैसे होगा, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। आप देखिए लास्ट में आपको 100 तक सीरीज गई हुई है, यानी 100 के बाद ये सेट खत्म। तो 1 से लेकर के 100 तक का आपको नंबर दिया हुआ है, यानी कि ये सारे के सारे 100 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनकी कार्डिनलिटी फिक्स होगी। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फाइनाइट सेट। तो लिखेंगे सिंस देयर आर 100 नंबर्स या 100 एलिमेंट्स लिखेंगे ना यहाँ पर। तो अब चाहे जो कुछ हो यहाँ पर आएंगे तो एलिमेंट्स कहलाएंगे। 100 एलिमेंट्स इन द सेट, सो देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। जैसे मान लीजिए मैं मिश्रा हूँ, आप तिवारी हैं, कोई शुक्ला होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई किसी कास्ट से होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिलेक्ट हो गए, आप एक टीचर बन गए या आप एक ऑफिसर बन गए, तो आप अब ऑफिसर रह गए। अब आपकी कास्ट का कोई मतलब नहीं है वहाँ। कास्ट तो आपके पर्सनल लाइफ में काम आएगी, प्रोफेशनली तो आप उस पोस्ट से जाने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये नेचुरल नंबर हैं, ये क्या है, बाद की बात हो गई। अब पहली चीज़ तो क्या है कि ये एलिमेंट हैं इसके, तो ये ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट्स हम लिखते हैं इनको। तो ये सारे के सारे फिक्स हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको कहेंगे हम फाइनाइट सेट। आइए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। आइए देखें, इसको लिखने की कोशिश करें। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और ग्रेटर देन 100, यानी 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा। क्या हम लिख पाएंगे इसको, कहाँ तक जाएगा? हम कभी इसका लास्ट टर्म पा ही नहीं सकते। हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स में, मतलब इसकी कार्डिनलिटी हम दिखा ही नहीं सकते। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंस it contains infinite number of sets, infinite number of सेट कैसे हो गया जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अरे भैया मिटा दो, हाँ बहुत अच्छा। इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, so it is an infinite set। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर यही सेंटेंस चेंज होता, अगर ये सेंटेंस ग्रेटर देन की बजाय अगर इफ स्मॉलर लिखा होता, मान लीजिए अगर ऐसा लिखा होता, तो आप क्या कहते, क्या फाइनाइट होता? जरा सोच के आंसर कीजिए। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन या लेसर देन 100 क्या होता? यस, तब के केस में ये फाइनाइट था। क्यों? क्योंकि 0 से ज़्यादा लाते आप और 100 से नीचे, तो हमारे पास 99 नंबर्स होते, 99 इंटीजर्स होते जो इस सेट का एलिमेंट बनते, तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होता। लेकिन चूंकि यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है, तो हम इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। आई थिंक ये बात कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम के प्राइम नंबर्स, बताइए कैसे लगाएंगे। अब देखिए 99 से छोटे प्राइम नंबर्स तो फिक्स हैं, तो फिक्स हैं तो वो भी फाइनाइट सेट का निर्माण करेंगे। चलिए मैं आपसे कहता हूँ इसके सारे एलिमेंट लिख के दिखाइए। क्या आप दिखा सकते हैं? चलिए मैं भी आपके साथ कोशिश करूँगा। चलिए इसको सॉल्यूशन में लिख लीजिए।
मान लीजिए P है प्राइम नंबर का सेट, तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो आप शुरुआत करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11। 9 किसने कहा? 9 नहीं होता है बेटा, 9 तो कंपोजिट होता है। 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 41, फिर 43, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89, फिर 97, बस इतने ही हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे, अच्छा लेस देन 99 है तो 97 है हमारा। ठीक है, 97 आई थिंक होता है ना, 29 3 जा क्या होता है? 29 3 जा 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8। हाँ ये नहीं होता है 87 में ना, तो ये 97 नहीं होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गए सेट्स किनके? प्राइम नंबर्स के, जो कि लेस देन 99 है। तो ये फिक्स हैं, तो आप लिखेंगे इट इज ए फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट है। आइए अब चलते हैं आगे। कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। आइए जरा हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करें। ये है हमारे पास एक एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एक एक्स वाई एक्सिस, सॉरी एक्स वाई प्लेन हो गया ना। ये कहलाएगा एक्स एक्सिस और ये कहलाएगी वाई एक्सिस। अब हमें कह रहे हैं द सेट ऑफ लाइंस, और क्या हैं? पैरेलल हैं, और किसके? एक्स एक्सिस के। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ऊपर नीचे यहाँ पर आएंगी, यानी देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लाइन ये हो गई, देखिए ज़बरदस्ती बन गई यहाँ पर। मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर देता हूँ, देख लीजिए। एक लाइन तो ये बनेगी पैरेलल, ऐसे ही यहाँ बनेगी पैरेलल, ऐसे ही यहाँ बन जाएगी पैरेलल, ऐसे ही यहाँ बन जाएगी पैरेलल। क्या हमारे पास कोई फिक्स नंबर मिल रहा है? कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स मिलने वाली हैं। ये तो मेरे पास इतनी जगह है तो मैंने इतनी बनाई, आपके पास हो सकता है ज़्यादा स्पेस हो तो आप ज़्यादा बना सकते हो। तो क्या कहोगे कि ये कैसा सेट है? तो ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास किसी भी लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ करने का ऑप्शन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कहता है। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है? आइए, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड, नो। अरे भाई 26 होते हैं। अच्छा, कौन सा लेटर सबसे बाद में ऐड किया गया है, बता सकते हो? पहले 25 हुआ करते थे। हमारे पास एक लेटर होता है जे, इसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया। चलिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप क्या कहेंगे, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई ये फाइनाइट होगा तो आप कहेंगे यस इट इज़ फाइनाइट। लिखेंगे आप इट इज़ ए फाइनाइट सेट। चल अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। एक ऐसा सेट आपको लेना है
जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 5 के मल्टीपल हों। आइए चलते हैं, लिखना शुरू करते हैं। मान लीजिए सेट है F, ठीक है। अब उस F सेट के हम एलिमेंट्स को लिखने की कोशिश करते हैं। पहला 5 होगा नो डाउट, 10, 15, 20, 25, 30, 35, कहाँ तक जाएगा हम नहीं जानते कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम मल्टीपल्स तो जानते हैं कि वही इनफाइनाइट होते हैं किसी नंबर के, लेकिन फैक्टर्स डेफिनिट होते हैं। तो ये क्या है, कोई एंड पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या लिखोगे, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। क्या कहोगे कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। क्या सोच लिया आपने? देखिए, अर्थ पर रहने वाले सारे के सारे जो क्रीचर्स हैं, अगर हम इनको गिनने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे कोई नंबर देंगे। हो सकता है जब तक इनको सबको गिना जाए तो एक की कोई डेथ हो जाए तो दूसरा जन्म भी ले लेगा। तो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हम सारे गैदर करें तो उनका नंबर फिक्स होगा, यानी फाइनाइट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ ए फाइनाइट सेट। तो लिखेंगे इट इज़ ए फाइनाइट सेट as the number of animals are fixed although it is a quite long number, बहुत लंबा नंबर है, बट फिर भी ये एक फिक्स्ड नंबर है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं क्या कहता है। कहते हैं सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। आइए सबसे पहले तो हम बनाएंगे XY प्लेन। ठीक, और इस प्लेन को चलिए, जब ये गुस्सा चल रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है 0,0, ठीक। अब इस 0,0 से पास होता हुआ हम एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक। इसी से पास होता हुआ हम एक दूसरा सर्कल भी बना सकते हैं, इसी से पास होता हुआ हम तीसरा सर्कल भी बना सकते हैं। अरे अब काम ही नहीं कर रही है, इस पर मत ध्यान दीजिए आप। देखिए, इसी से पास होता हुआ हम एक और सर्कल बना सकते हैं ना। आप चूंकि मेरा हाथ इस पर नहीं अच्छे से चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि हमने कई सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। तो क्या हम एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। तो अगर हम एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट देगा हमको। क्या देगा? ये इनफाइनाइट सेट देगा। तो आप लिखेंगे इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट, इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। क्यों होगा बताइए? इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट एज देयर कैन बी many circles drawn with same center। ठीक है, हम बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। ये तो देख के ही लग रहा है और आप तो नींद में बता दोगे क्या ये होगा। भाई कैसे होगा? लिखोगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A इज द एलिमेंट ऑफ B। क्या कहेंगे आप?
every element of A is the element of B, therefore A is equal to B। ये इक्वल सेट तो होगा, ठीक है। चलिए अगर ये हो गया तो हम आगे की बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या लिखेंगे आप? देखिए दोनों में क्या बराबर है क्या नहीं है यही तय करता है कि हमारा सेट होगा कौन सा। आइए देख लेते हैं इस पर और कौन सा कलर अच्छा चलेगा। क्या ये अच्छा चलेगा? थोड़ा सा तो शायद सही दिख रहा है, देख लेते हैं। देखिए लिखेंगे आप 4 तो दोनों में है, देखिए 4 8 दोनों में है, 16 भी दोनों में है, लेकिन यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर आ गया 18। तो लिखेंगे आप since 12 and 18 are, मतलब अब लिखोगे कि since 12 belongs to, ऐसे लिखो, अच्छे से लिखो इसको, है ना, ऐसे से लिखो, ऐसे लिखोगे आप since 12 belongs to A and 12 does not belong to B, also 18 does not belong to A and 18 belongs to B। सॉरी ये बिलोंग करता है ना, मैंने तो देखो डज नॉट बना दिया। एंड 18 belongs to B, therefore A is not equal to B। तो ये बराबर तो नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहा है, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, मौज करते हुए, मस्ती के साथ। देखिए क्या कहता है, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। हमें क्वेश्चन दे दिया, इसके सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। a हमको दे दिया है उसने 2 4 6 8 10, यह हो गया। और b क्या कह रहा है, b उसने टैबुलर फॉर्म में नहीं दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। क्या? x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब 10 से बड़ा नहीं होगा, और पॉजिटिव का मतलब सबसे छोटा इवन इंटीजर होता है 2, जो कि पॉजिटिव है। तो 2 4 6 8 और इधर तो 10 है ही है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर होंगे। तो ये भी एक इक्वल सेट का हमको एग्जाम्पल मिल गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्या है क्या है क्या है भाई, जल्दी आया करो। आइए कहते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड b इज इक्वल टू इतना। क्या ये दोनों बराबर होंगे? देखिए a हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब देखिए अगर मल्टीपल ऑफ 10 है तो हमारे पास क्या आएंगे? 10 20 30 40 50 ऐसे ही आते जाएंगे। और हमारे पास b क्या दिया है? b अगर आप देखेंगे तो ये 10 15 20 25 इस तरीके से दिया हुआ है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 5 के भी मल्टीपल आ रहे हैं। तो लिखेंगे सिंस इन बी, कैपिटल लिखो, इन बी देयर आर multiples of 10 as well as 5, therefore a is not equal to b। तो ये ध्यान रखिएगा आपकी a b के बराबर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। आइए हमको कहता है a इज इक्वल टू 2, 3। हमसे कहता है, मतलब कहा वही क्वेश्चन है कि चेक करो कि इक्वल है या नहीं। तो आइए हम देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, 3। b क्या कहता है?
x such that x is a solution of, ये बेटा थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, x2 नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा 2,3। ठीक है, सही है? नहीं, -2 मिलेगा और -3 मिलेगा। तो सिंस तो आप लिखोगे कि देयरफॉर a एंड b आर नॉट इक्वल, क्योंकि आपको b दिया है 2, a दिया है 2,3 और b में आएगा -2 और -3। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कहीं लगा रखा होगा इसलिए आप नहीं बता रहे हैं, तो चलो अगर आपके मन में ऐसी बात है तो मैं इसको लगा ही देता हूँ। बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए मैं यहाँ लगा देता हूँ, दूसरी इंक ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ येलो कलर और थोड़ा सा बिग फॉन्ट ले लेता हूँ। आइए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। अब 6 के 2 फैक्टर लेने हैं आपको, तो 2 और 3 ले लेंगे जिनका सम 5 दे देगा। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स 0। यहाँ से आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आप लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर -3 और लिखेंगे x प्लस -2 होगा ना जी, ये देखो ये आपका -2 बनेगा और x प्लस 3 बराबर 0 से आपका बन जाएगा x इक्वल टू -3। तो ये आपकी दो सॉल्यूशंस आ गए और आपके ये दोनों बराबर नहीं होने वाले। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं ये मुझे ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो और y इज लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप कर पाएंगे, आसान है और ये बराबर भी हैं। ठीक है, तो इतना है आपके लिए। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आइए देख लेते हैं कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। देखिए ए में एलिमेंट हैं आपके पास 2 4 6 8 2 4 8 12 और कहीं पर है ऐसे एलिमेंट, तो ए तो किसी के बराबर नहीं हुआ। देखिए बी और डी के एलिमेंट बराबर हैं, तो आप लिखेंगे बी पहला, बी इज इक्वल टू डी, पहला आ गया। दूसरा देख लेते हैं, हमारे पास है एच में 0 1, यहाँ पर कहीं नहीं है। लेकिन देखिए अगर आप जी और ई देखें तो इसमें भी बराबर एलिमेंट्स हैं, तो जी और ई बराबर हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा तो है ही नहीं कहीं बराबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 और ए है, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 4 8 12 14 है, यहाँ पर ये तो हो चुका है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो केवल और केवल आपके पास 2 सेट बराबर मिले, वो ये हैं। तो इस तरीके से आपका एक एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। आई होप कि इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपने मेरा साथ दिया, मुझे सुना, और आई होप कि आपको मेरे पढ़ाई की चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर क्लियर होती हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी। आप मुझको मतलब अपना प्रेम लाइक बटन दबा करके दिखा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं, पुराने हैं तो सब्सक्राइब किए ही होंगे। चाहें तो लाइक कर सकते हैं, चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं औरों तक, और सब्सक्राइब भी अगर करने की आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और कहाँ से? दिल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।